तो साथियों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये घटना चक्र की टेस्ट सीरीज। आपकी जूनियर की ये मैं पहली टेस्ट सीरीज सॉल्व करवा रहा था आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी टेट 26 के लिए। साथियों ये पहली टेस्ट सीरीज में हमने आपको पहले पार्ट में सीडीपी और दोस्तों हिंदी को निपटा दिया था। अब हम दोस्तों इसका पार्ट यानी यही पहले वाले टेस्ट सीरीज का पार्ट ए मैं करवा दिया हूं। बाकी जो आधे प्रश्न बचे थे दोस्तों वो मैं पार्ट बी करवाने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रश्न रखे गए हैं। मैं पहले बताया था ये पहली टेस्ट सीरीज है तो इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, जो कई बार प्रश्न पूछे गए, जिनके आने की संभावना हमेशा रहती है, वही प्रश्न इसमें रखे गए हैं। तो उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो को देखकर एक एक प्रश्न पर आप मंथन करेंगे कि हम कितना कर ले रहे हैं। पार्ट ए वाले में साथियों हमने सीडीपी और हिंदी को देखा था। पार्ट बी वाले में दोस्तों हम लोग देखेंगे साइंस को देखेंगे और उसमें इंग्लिश को देखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों इसके बच्चे थोड़ा कम होते हैं तो आप सबकी जिम्मेदारी होगी कि आप हमें हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इतना ज़्यादा शेयर करेंगे कि हमारा मनोबल इतना बढ़े कि हम और बनाएं। क्योंकि दोस्तों इसके व्यूवर थोड़ा कम होते हैं तो इसलिए लोग बनाते नहीं हैं। तो हमारे लिए आप सब बराबर हैं, चाहे थोड़े हैं, संख्या डिपेंड नहीं करता, लेकिन आप लोग अगर शेयर कर देंगे मेरे भाई तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मनोबल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की अपनी ये पार्ट बी वाला शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले ये साइंस वाले पोर्शन को अपने भाग चौथे में जो साइंस वाला पोर्शन है इसको निपटाते हैं। साइंस वाला निपट जाएगा तो हम दोस्तों इंग्लिश पर आएंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे भाई। तो चले हम लोग यहाँ पहला वाला प्रश्न को देखते हैं। आपको दिया गया है दोस्तों इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में से भौतिक राशियाँ आपको दी गई हैं। सदिश राशि की पहचान करिए, यानी निम्नलिखित में से सदिश राशि क्या होती है। तो सदिश अदिश आप लोगों ने खूब पढ़ा है मेरे भाई ने। सदिश मतलब जिसमें, तो यहाँ सदिश का मतलब क्या होता है कि ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, हम लोग उसे सदिश कहते हैं। और जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो उसे हम लोग अदिश कहते हैं। अ का मतलब नाही या नहीं या नेगेटिव। तो अदिश मतलब दिशा नहीं है, सदिश मतलब दिशा है। तो घनत्व में दिशा नहीं होती है, ऊर्जा में नहीं होती है, द्रव्यमान में नहीं होती, यही गुरुत्वाकर्षण तीव्रता में यही दोस्तों होती है। यहाँ पर आपकी दिशा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ गए। आगे चले दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न संख्या 92 वाले में थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सदिश राशियाँ हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटीज सभी सदिश राशियां हैं। तो यहाँ पर मैंने सदिश आपको समझा दिया, समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों सदिश मतलब समझ गए आप, जहाँ पर दिशा होती है। आपको ऐसे बता दें जैसे दूरी क्या होती है दोस्तों, अदिश है, इसमें दिशा नहीं है। लेकिन विस्थापन जो होता है उसमें दिशा होती है। दूरी विस्थापन में अंतर जानते होंगे। दूरी पाथ की रास्ते की लंबाई पर डिपेंड करती है और विस्थापन उस पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे आपको यहाँ से ऐसे करके फिर यहीं चले आए तो दूरी, रास्ता आप कितना गए वो बताती है, और विस्थापन यानी आप पहले कहाँ थे अब कहाँ हैं, उनके बीच कितना अंतर है ये बताता है। तो इसका मतलब विस्थापन सदिश है, दूरी अदिश है। तो यही बात यहाँ पर है साथियों। तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर बल, वेग, संवेग, भार और त्वरण, ये यहाँ पर सभी जो हैं वो सदिश हो जाएंगी। और बाकी आप सब में देखेंगे तो कोई ना कोई यहाँ पर एक अदिश आ गया है, तो इसलिए वह नहीं होगा। आगे चले दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ 92 वाले को देखते हैं। बड़ा अच्छा आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपने पढ़ा होगा 9th में, भूल गए होंगे। आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। आवेग जिसे दोस्तों इंग्लिश में हम लोग इसी को इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स इंग्लिश आपको याद आ जाएगा, ये इम्पल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो इम्पल्स यानी आवेग क्या होता है दोस्तों, जब कोई बड़ा बल जो होता है किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो हम उस समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो यही है दोस्तों, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला जो बल होता है यही आपका इम्पल्स यानी आवेग होता है। आपको याद होगा, मैं सिर्फ आपको दोस्तों एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, आउटलाइन दे रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ जाएं कि आप कितना पढ़े हैं, आपके दिमाग में कितना है वो। अब आप पढ़ने के बाद आपके दिमाग में वो मेमोराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये डिपेंड करता है। आगे देखें, यहाँ पर हम लोग एक एक प्रश्न को दोस्तों देखते हैं। यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे।
पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि उसकी अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है, जैसे आप बांध बनाकर पानी रोक लिए और जो पानी रुका है और फिर वो प्रेशर से पानी जाके टरबाइन को वहाँ पर करता है, तो वो उसकी स्थिति की ऊर्जा की वजह से होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर जो होना चाहिए वो बांध के पीछे की स्थित पानी वाला, उसके अपनी स्थितिज ऊर्जा ली हुई है, उसी के कारण वो टरबाइन को हिला पाती है। आगे यहाँ पर देखें हमारा हो गया। आगे देखें हम यहाँ पर आपसे एक अच्छा सा कंसेप्चुअल प्रश्न पूछा जा रहा है। 1 किलो 2 किलो के 2 पिंड हैं, 3.2 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाते हैं। ज़मीन को छूने से ठीक पहले उसके सापेक्ष वेग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जी का मान यहाँ पर दे दिया है। तो साथियों आप लोगों ने एक चीज़ बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, वहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि जब अंतिम वेग निकालना होता है, ऐसी जो कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, तो भार पर यानी द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप बड़े द्रव्यमान की वस्तु गिराएं या छोटे द्रव्यमान के ऊपर से कोई वस्तु गिराते हैं, तो दोनों उतनी ही वेलोसिटी से नीचे गिरेंगी। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, आवेग अंतिम वेग निकालने का जो फार्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल टू √2gh। तो √2gh आ गया, तो यानी इसका मतलब इसमें आपका जो भार है दोस्तों वो आया ही नहीं, यानी यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो आया ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों बराबर होगा। यानी यहाँ पर 2gh का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें दे देंगे तो यहाँ पर 3 32 हो जाएगा, और 32 और यहाँ पर 2 कर देंगे तो 64 हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा। तो यही दोनों का 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो समझ आ गया आपको, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई लोग अगर दिक्कत हो तो 2 का गुणा ये हो जाएगा, जी यहाँ पर 10 का यह हो जाएगा, और यश 3 आपका 2 हो जाएगा, 3.2 32, और ये 32 दूना 64, 64 का 8 हो जाएगा। आगे देखें यहाँ पर हम लोग 96 का, किस तापमान पर सेल्सियस, यानी ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान बराबर होता है, सेम होता है। तो दोस्तों इसको तो हम लोगों ने खूब पढ़ा है, खूब रटा है। -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। अब दोस्तों इसकी प्रूफ करने वाली बात आ जा रही है, तो ये प्रूफ कैसे होगा। तो हम लोग जानते हैं सेल्सियस वाला, सेल्सियस इक्वल टू एक फार्मूला हम लोगों को याद है, 5/9 इंटू सी, यहाँ पर दोस्तों क्या है, सॉरी सी नहीं, फ़ारेनहाइट -32। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को बराबर करने की बात कर रहे हैं, तो आप सी और एफ को बराबर कर दिए। आप चाहे तो एफ के स्थान पर सी रख दिए, सी के स्थान पर एफ रख दीजिए। तो हम सी की जगह पर एफ रख देते हैं, तो सी इक्वल टू 5/9, यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर रख दें, इनका सी रख देते हैं, यहाँ पर सी -32। अब दोस्तों यही हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, अगर सी का मान यहाँ पर 5 मान इसमें सी का गुणा कराएंगे फिर इसमें करेंगे, तो आपका मान क्या आ जाएगा, ज़रा देख लो, सॉल्व करके चेक करो। आप इतने मासूम तो हो नहीं मेरे भाई, साइंस पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा। 5c/9 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 160/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे साथियों, यहाँ पर आप c को इधर लेके चले आओगे, तो ये c को इधर लेके आओगे तो 9c - 5, यहाँ पर आपका 4c बच जाएगा, 4c बराबर, अब यहाँ पर जो नीचे तो 9 रहेगा, ये 9 से यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब होगा तब, तो यहाँ से पक्षांतर करोगे तो आपका 160 आ जाएगा, और c का मान यहाँ पर माइनस रहेगा, तो -40 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे देखें हम लोग दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि -273.15 का तापमान क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये माइनस है, ध्यान रखना। तो इसको क्या कहते हैं, परम शून्य तापमान हम लोग कहते हैं। परम शून्य तापमान का मतलब ये किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इससे नीचे नहीं जा सकता। आगे ज़रा हम लोग देखते हैं, यहाँ 98 वाले में आपसे पूछा जा रहा है, कब आप चुंबकीय क्षेत्र को अधिक मजबूत पाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सबसे कहाँ, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है हमारी, मैग्नेट है, मान लें ये कोई हमारा मैग्नेट है गोला सा,
यहाँ पर कोई मैग्नेट है, और मैग्नेट हम लोग जाते हैं ध्रुवों पर, वो ज़्यादा मजबूत होती है, और जैसे जैसे ध्रुव से अंदर आएंगे, ध्रुव से सेंटर की तरफ जाएंगे, वो कम होने लगता है। तो यही बात है, जब दोनों ध्रुव एक साथ हो जाते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि ध्रुवों पर उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, जब ध्रुव एक साथ हों तब चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। आगे जरा हम लोग यहाँ पर देखें, आपसे 98 हो गया 99 में। तो यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है, आपने खूब पढ़ा होगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ये आपने पढ़ा होगा। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम में अंगूठे को निम्नलिखित में से किस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है। तो दाहिने हाथ की बात है तो हम लोग अपने दाहिने हाथ को अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, मध्यमा मतलब जो बड़ी वाली बीच के, उसको इस एंगल में फैलाएं कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री में हो। तो दोस्तों आप जब ऐसे तीनों अपने दाहिने हाथ के तीनों उंगली को 90 डिग्री पर करोगे तो आप अंगूठा आपका चालक की गति को इंडिकेट करेगा, चालक की गति को इंडिकेट करेगा, और ये जो आपकी तर्जनी वाली है यह आपके चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी वाली जो उंगली होती है आपकी, ये तर्जनी वाली, यह चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करेगी, और जो मध्यमा वाली जो हमारी बीच की बड़ी उंगली होती है विद्युत धारा को इंडिकेट करती है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया है दोस्तों अच्छे से, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ अंगूठे का पूछा जा रहा है, अंगूठे का ये हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आप एक बार फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एक बार पढ़ लेना, तो उससे भी समझ में आ जाएगा। तो आपको राइट, दाहिने का ये जो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इतना आप लोग समझ गए। आगे जरा हम लोग देखें, यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक धनात्मक तत्व है जो एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। तो मेरे भाई हम लोग पढ़े हैं ना 2 8 2 8 8, ये वाला रूल पढ़े हैं ना, तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसके बारे में आपको बताना है, ये कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा तत्व है जो स्टेबल होने के लिए, अपने आप को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो दोस्तों ये क्लोरीन है। क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, नेगेटिव हो जाए, या 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है त्याग दे। तो दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना बहुत कठिन हो जाएगा। यहाँ ये एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात कर रहे हैं, तो ये क्लोरीन तो नहीं होगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन या तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है त्यागे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तब जाके स्टेबल यानी 10 पे पहुँच जाएगा, तो नियान पर पहुँचेगा, तो ये भी नहीं होगा। और नाइट्रोजन भी तो नहीं होगा, ये जो 7 है। यहाँ पर सोडियम होगा, क्योंकि सोडियम का आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 8 1 होता है। तो यही 1 आपका इलेक्ट्रॉनिक त्याग देगा, तो आपका 8 स्टेबल पर पहुँच जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप। आगे यहाँ हम लोग अगर देखें तो समूह 17 के किस तत्व में, समूह 17 का 17 वाले समूह का कौन सा तत्व किस तत्व के क्रमशः 75.77% और 24.23 की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 77 एमयू द्रव्यमान के 2 समस्थानिक होते हैं। तो दोस्तों क्लोरीन होती है। ऑप्शन नंबर ए आप समझ जाना, यहाँ पर ये 17वें समूह की बात की जा रही है। तो आप एक बार पढ़ लेंगे क्लोरीन के बारे में। यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु का सिद्धांत कहा जाता है। तो आधुनिक परमाणु का सिद्धांत दोस्तों किसे कहा जाता है, यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है 102 में, आधुनिक परमाणु का सिद्धांत दोस्तों इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें ये बताएगा कि परमाणुओं को न तो ख़त्म किया जा सकता है न तो बनाया जा सकता है। तो यह आधुनिक परमाणु का सिद्धांत जॉन डॉल्टन ने दिया था। तो कहाँ है जॉन डॉल्टन, यहाँ है ऑप्शन नंबर ए। तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि आधुनिक परमाणु का सिद्धांत कौन है, जॉन डॉल्टन है। तो इनका मतलब क्या होता है, ये सिद्धांत क्या है आधुनिक परमाणु का सिद्धांत, यानी जो परमाणुओं को ना तो बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है, यही बात इन्होंने बताई थी। प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ 103 वाले को देखें। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा एक आणविक यौगिक है। तो आणविक यौगिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन साझा से वो बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक आणविक यौगिक है, जबकि आपका ये कार्बन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आयनिक यौगिक है, आयनों के द्वारा ये सब बनाए गए हैं बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ हो जाएगा। समझ गए आप।
यहाँ देखें 104 वाले में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होगा। तो क्वथनांक मतलब अगर इसको हम गर्म करते हैं तो कौन सा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा, तो यही बात इसमें कहा जा रहा है। तो आपको शॉर्टकट बता दूं समझने के लिए, तो मान लीजिए मान लीजिए कोई डंडी है, एक डंडी है और ये 2 डंडी है और यहाँ 3 डंडी है, तो किसको गर्म करोगे तो कौन जल्दी उबलेगा। तो स्वाभाविक बात है जो एक डंडी है यानी इसका क्वथनांक सबसे कम होगा, ये और ज़्यादा टेम्परेचर लेगा, ये सबसे ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पर क्वथनांक उच्चतम किसका होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले का। तो हम लोग सिंगल बॉन्ड एल्केन होता है, डबल बॉन्ड एल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है, तो हम लोग पढ़े हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ये आप चीज़ 9 में पढ़े ही होंगे ये सब। आगे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 105 में एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी, एक तत्व की परमाणु संख्या किससे निर्धारित होता है। तो मेरे भाई परमाणु संख्या परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। जैसे आप अभी आप पढ़ रहे हो, या आप मान लीजिए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है, 20 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 20 प्रोटॉन हैं, इस यानी वो प्रोटॉनों की संख्या बताता है उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है। तो यानी परमाणुओं में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही जो होता है उस परमाणु का मतलब परमाणु संख्या है। तो यहाँ पर आप समझ गए परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या होती है। आगे जरा हम लोग यहाँ पर देखें 106 में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा जा रहा है, जिससे आपके घर और पर लगता है पीओपी जिसे आप कहते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो पीओपी का रासायनिक नाम क्या है। तो पीओपी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा, 106 का बी हो गया। अब दोस्तों कई बार इसके आपके फार्मूला पूछ लेता है, कैल्शियम यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो इस पर आपसे कई बार ये फार्मूला पूछ लेता है। तो आप बता दो कैल्शियम सल्फेट कह रहे हैं तो कैल्शियम सल्फेट लिख दो, कैल्शियम सल्फेट आपका हो गया, ये कैल्शियम सल्फेट हो गया। फिर हेमीहाइड्रेट यानी इनटू 1/2 यानी आधा H2O, तो हेमीहाइड्रेट है तो यानी आधा H2O। तो यही है होता है आपका पीओपी का फार्मूला। तो आप समझ गए हैं, यहाँ पर आपको भूलेगा नहीं कभी। आगे चलते हैं हम यहाँ देखें 107वें वाला गजब का कंसेप्चुअल प्रश्न है, आपको सिर्फ भड़काने के लिए ऐसा फार्मूला सब दे दिया है, बाकी कोई दम नहीं है मेरे भाई। थोड़ा सा आप अगर समझ लिए कंसेप्ट से तो ये आपके जीवन में भूलेगा नहीं। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अनबुझा चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है। अनबुझा चूना दोस्तों इसका मतलब ये दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड होता है। आप देखते होंगे पहले गांव में जो चूना उना खाने वाले होते थे, चूना पत्थर के रूप में लाकर, जो पत्थर वाला चूना होता है आप मार्केट से खरीद कर लाते हो ना, तो वो अनबुझा चूना है। अगर आप इसमें पानी में उसको मिला देते हो तो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बन जाता है। तो यानी वो बुझा हुआ चूना हो जाता है, पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर यही है, तो रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अनबुझा चूना जल के साथ क्रिया करता है। तो देख ले कहाँ कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझा चूना जल के साथ यहाँ रिएक्शन कर रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एनर्जी निकल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों तो पहले नहीं होंगे क्योंकि इसमें कैल्शियम है ये नहीं है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर कैल्शियम और हाइड्रोजन बना रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आप एलिमिनेशन से भी लगा सकते हो। तो बहुत अच्छा, आगे ज़रा हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ आपको इसमें भी आपको वो भड़काने का काम किया गया है, लेकिन आप डरेंगे नहीं, कोई दम नहीं है इसमें। 2 रासायनिक समीकरण आपको दिए गए हैं, केमिकल इक्वेशन दिए गए हैं, तो इनको आपको बताना है। आपको क्या है देख रहे हैं यहाँ जिंक दिया है और सॉलिड फॉर्म में, और कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन गया एक्वस फॉर्म में और कॉपर बन गया। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको लेड दिया गया है, अब यहाँ पर कॉपर क्लोराइड और फिर यहाँ पर आपका लेड क्लोराइड बन जा रहा है, कॉपर अलग हो जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों में कॉपर अलग हो रहा है। तो कह रहे हैं दोनों स्थितियों में कॉपर अपने यौगिक के रूप में पृथक यानी अलग क्यों हो जा रहा है। तो मेरे भाई इसलिए अलग हो जा रहा है क्योंकि जिंक और लेड की तुलना में कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए वह अलग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा, बी वाला। यहीं पर देख रहे हैं ना, यानी ये जो जिंक है ना, यहाँ पर ये कॉपर जो होता है, ये यहाँ पर ये जो कॉपर है ये इन दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो चीज़ें ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो जल्दी अलग हो रहा है। जैसे आप परिवार में देखते हो ना,
कोई झगड़ा उगड़ा होता है तो कोई बहुत खड़ू मतलब बहुत मतलब क्या सकते एक्साइटेड व्यक्ति जो होता है वो तुरंत अलग हो जाएगा, हमें झंझट नहीं चाहिए, हम अलग हो जा रहे हैं, भले से नमक रोटी खाएंगे, तो इस टाइप वाले ऐसे ही। तो हम देखें अगला प्रश्न यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है, तो 9वें वाले में जो पूछा जा रहा है 109 में, विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन को क्या कहते हैं। अब आपके सरल सरल खास करके जो आपसे सामान्य अध्ययन में टॉपिक होता है वो आ गया है, हालांकि साइंस का ही है लेकिन अब सरल आपको मिलेंगे, क्योंकि दोनों रूपों में मिलेंगे, कुछ कठिन कुछ सरल, कुछ कम कठिन कुछ कम सरल, ऐसे आपको प्रश्न दिए जाते हैं। तो विशेष प्रकार से जो निर्मित जो विशेष प्रकार के तालाब और पोखर बनाए जाते हैं उसमें मछली पालने के लिए, तो उस मछली पालन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर साइंस की भाषा में तो उसे दोस्तों हम लोग पीसी कल्चर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, यहाँ पर लिखा भी है पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन। अब यहाँ पर दोस्तों विटीकल्चर है, विटीकल्चर जिसे द्राक्षा किसी हिंदी में कहते हैं, विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती, जो अंगूर की खेती होती है तो उसे हम लोग विटीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर दोस्तों रेशम की कृषि जो होती है, रेशम का उत्पादन, उसे हम लोग सेरीकल्चर। हार्टिकल्चर मतलब उद्यान कृषि, उद्यान कृषि जो बगीचे उगीचे में हम लोग पेड़ लगाते हैं लकड़ियों कड़ियों के लिए, वो सब हो जाता है, तो उद्यान के हो जाएगा आपका। तो फिलहाल आपका उत्तर बी हुआ। आगे यहाँ पर हम लोग देखें 110वें में, तो निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है, तो मेरे भाई पोमीकल्चर, पोमीकल्चर का मतलब होता है फलों को उगाना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो ये आर्बोरिकल्चर क्या हो जाएगा, पेड़ झाड़ियों इन सब को उगाना, यानी लकड़ी के लिए जिन पौधों का हम उत्पादन करते हैं उन्हें आर्बोरिकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर तभी आपने यहाँ पढ़ा ही है, ये रेशम उत्पादन दोस्तों। और तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे आपको डी वाले में एपी कल्चर दिया है। एपी कल्चर का मतलब दोस्तों मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी यानी जो आपको शहद के लिए पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन का जो होता है। तो यहाँ से आप समझ गए। फिलहाल फलों का यहाँ पूछा गया है तो आपका उत्तर बी होगा। यहाँ 11 में आप लोग देख लीजिए, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पादपों यानी प्राचीन प्लांट्स और जंतुओं के साथ उनके संबंध से संबंधित है। यानी इनका कहने का मतलब है दोस्तों पारिस्थितिकी यानी हमारा जो पर्यावरण है उसकी कौन सी एक ऐसी शाखा है जो प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं, पुरानी हमारी पर्यावरण जो विशेषताएं हैं, प्राचीन पादप और जंतुएं हैं उनके संबंध में है। तो पूरा पारिस्थितिकी, पूरा नाम जुड़ा है यानी पुराना, तो यहाँ प्राचीन है और पूरा का मतलब भी पुराना होता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कर ले जाएंगे, पकड़ लेंगे, आपका उत्तर यही होगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 112 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है घोंघे पशु जगत के किस संघ में आते हैं। तो घोंघा पशु जगत के किस संघ में आता है, तो दोस्तों वो मोलस्क में आता है। मोलस्क संघ के जो जीव होते हैं वो बड़े मुलायम होते हैं और इनमें से कुछ को छोड़ दें तो सबके ऊपर एक कठोर कैल्शियम कार्बोनेट की परत पाई जाती है। आप लोग देखे होंगे घोंघा के ऊपर एक बड़ा सा कड़ा सा उसमें खोल पाया जाता है, तो वो ही दोस्तों वो होता है। तो जो मोलस्क संघ के जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, तो उसमें ये कुछ को छोड़कर, सभी में नहीं लेकिन ज़्यादातर 70-80% में पाया जाता है खोल कैल्शियम कार्बोनेट की। कई बार पूछा है कि उनके ऊपर जो खोल होती है किसकी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। तो समझ गए आप। यहाँ आगे देखें, यहाँ 113 वाले में आपसे एक थोड़ा सा जूलॉजी का प्रश्न पूछ लिया है, तो इसमें आप ज़रा सा भयभीत नहीं होंगे। देखें आपको दिया है यहाँ पर कॉलम ए में दे दिया है और सामान्य नाम, कॉलम बी में उनका वैज्ञानिक नाम दिया है, तो इसे हमें मिलाना है। तो मिलाने वाले प्रश्न मेरे भाई बड़े ही सरल होते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से इसको कर लेते हैं। बस आपको ध्यान ये देना होता है कि हम जो मिलाने जा रहे हैं सबसे पहले उसी को मिलाइए जिसके प्रति आप 100% क्लियर हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हमें क्लियर है, हम लोग जानते हैं वो डेविल को लेकर। डेविल दोस्तों, डेविल का दोस्तों वैज्ञानिक नाम मोबुला होता है। तो ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, डेविल का रासायनिक नाम मोबुला होता है। उसके बाद हम लोग कटल फिश को भी कई बार पढ़े हैं, कटल फिश का ये सोपिया होता है। तो सोपिया तो कैसे हम लोग जानते हैं, जैसे कटल से मान लीजिए कटहल, कटहल का हम लोग दोस्तों जो सूप बनाते हैं, सूप यानी रस जुस्सा बनाते हैं ना उसकी सब्जी, तो सोपिया ऐसे हम लोगों ने याद कर लिया है। तो अब एक है यहाँ पर दोस्तों सिल्वर फिश, सिल्वर फिश का रासायनिक नाम क्या है, तो लेपिरमा है। तो लेपिरमा कहाँ है, यहाँ पर ये लेपिस्मा, तो यहाँ पर ये लेपिस्मा है। तो बाकी एक बच रहा है यहाँ पर, ये कैट फिश आपका क्या हो जाएगा, सिलूरी फॉर्मेंस। तो आपका कौन सा उत्तर यहाँ पर बन रहा है, ए वाला सी पर,
बी वाला डी पर, तो ए सी पर, ए वाला आपका यानी पहला आपका सी पर गया, दूसरा डी पर जाना चाहिए, तो पहला सी दूसरा डी और चौथा आपका ए पर जाना चाहिए, तो चौथा ए पर जाना चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला डी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखें हम लोग यहाँ पर एंटोनी वान, गजब का प्रश्न दिया है आपको कोशिका से संबंधित। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, खास करके इनका नाम किताबों में ल्यूवेनहॉक ही मिलता है। ल्यूवेनहॉक ने डॉट डॉट यानी यहाँ पर आपसे डेट पूछा जा रहा है, यानी कब एकल कोशिका वाले जीव के रूपों की खोज की। तो दोस्तों जो ल्यूवेनहॉक हैं, ल्यूवेनहॉक ने 1774 में, यहाँ पर जो लिखा है ना, यहाँ 1674, तो यहाँ 1674 में एकल कोशिका के जीव के रूप में खोज किया। तो आप सोच रहे होंगे मेरे भाई कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया है। तो मेरे भाई रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, आपको बता दें रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, इनसे 9 साल पहले ही किया था, इनसे 9 साल पहले ही किया था। कब किया था दोस्तों? यह 1665 में लगभग उन्होंने खोज कर दिया था, 1665 में ही, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया, लेकिन वो कोशिका जीवित नहीं, वो मृत कोशिका थी। जब आपसे पूछे कोशिका की खोज किसने किया था, केवल इतना पूछे तो रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो आप ल्यूवेनहॉक बताना। तो बाद में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोज किया, तो यहाँ पर इनके 9 साल बाद ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। आगे जरा हम लोग यहाँ पर देखें, अगर आपसे जो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत जो है उसे ही हमें पकड़ना है। गजब का प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न कन्फ्यूज आता रहता है, लेकिन कन्फ्यूज़न में सब गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं, जो नेगेटिव के रूप में दिया है उसे पकड़ना है। तो हम लोग जानते हैं गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, वही गुणसूत्र जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो हम लोग जो है, हम लोगों में 46 गुणसूत्र होता है ना, 23 माँ से 23 पिता से मिलता है। तो इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, ये तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन हमें गलत वाले को पकड़ना है। जंतुओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है मेरे भाई, सेल वाल्व यानी कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं, यह पादपों यानी प्लांट्स में पाई जाती है। तो इसलिए यानी गलत यही है, और आपका उत्तर यही होगा। हमें गलती मिल गया, हम 100% क्लियर है कि यही गलत है, तो बाकी को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बच के निकल सकते हो। लेकिन ये अपनी अपनी जगह पे सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका को झिल्ली का प्लाज्मा भी कहा जाता है। तो ये सब अपनी जगह पे सही है, गलत बी वाला था। आगे देखें हम लोग 16 वाले को। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कथन का चयन कीजिए, गलत कथन का चयन करना है। फिर वही बात, गलत कथन का चयन। डीएनए अणुओं में कोशिकाओं के निर्माण और संगठन के लिए आवश्यक जानकारी होते है। यस, डीएनए जो होती है वो जो है कोशिकाओं से संबंधित डाटा डीएनए में ही होता है। तो ये बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन हमें गलत को ढूंढना है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम डीएनए और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। यस, ये भी अपनी जगह पे सही है, यानी डीएनए और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ छड़ के आकार वाले गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम में तभी व्यवस्थित होता है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्रोमैटिन दे दिए, यही यहाँ पर गलती कर दिए हैं। कैसी गलती किए हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर जो कह रहे हैं ये गुणसूत्र जो होता है ये इसमें मतलब क्रोमैटिन से बना होता है, तो यही यहाँ पर इन्होंने गलती कर दिया। ये तो बना होता है डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, न कि डीएनए और कार्बोहाइड्रेट से। तो दोस्तों बी वाले में अगर हम लोग देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम डीएनए और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। नहीं मेरे भाई, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। मैं आपको कितनी बार बताया हूँ, यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, न कि कार्बोहाइड्रेट से। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट देखते ही गलत हो गया, यानी आपका उत्तर यही हो जाएगा, यानी यही गलत है। और बाकी सब आपके अपनी जगह पे सही हैं। इनको एक बार पढ़ लेगा। डीएनए जो है एक फंक्शनल खंड को जीन कहा जाता है। तो जो मान लीजिए आपका डीएनए है और इसमें जो फंक्शनल इकाई होता है इसी को हम लोग जीन कहते हैं। ये चीज़ आप जानते होंगे।
तो दोस्तों प्रश्न संख्या 117 वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस कार्बोहाइड्रेट का पहचान करना है। नीचे आपको कई सारा कार्बोहाइड्रेट दिया है, उनका पहचान करना है जो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। यानी कार्बोहाइड्रेट तो हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट की जो परिभाषा होती है उसमें नहीं आते हैं। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा में क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं। यहाँ पर आपको CN कोष्टक में H2O का N, तो ये वाला फार्मूला हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के लिए पढ़ा है ना, तो ये इसके अनुरूप ये रमनोज नहीं आता है। यानी सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज आ जाता है लेकिन ये रमनोज नहीं आता। तो यह एक डीऑक्सी शुगर होता है, ये शुगर है एक तरह का। तो पता कर लिए हम लोग, ये कार्बोहाइड्रेट परिभाषा में नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कौन सा लार एंजाइम मौजूद है। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। हम लोगों का जो लार होता है मुंह में, जैसे कोई अच्छी चीज़ देखे हम लोग खट्टा मीठा तो मुंह से लार टपकने लगी, तो वो लार में आखिर लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो यही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग पढ़े हैं, खूब पढ़े हैं, लार में ये टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन कहाँ है, यहाँ पर ये यहाँ पर टाइलिन का एक दूसरा नाम है दोस्तों एमाइलेस। एमाइलेस के बारे में हम लोग पढ़े हैं, इसी को एमाइलेस नामक एंजाइम भी बोला जाता है, टाइलिन को ही, जो इसमें आपके लार में मौजूद होता है। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। आगे यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ ये 19 वाले में, तो देखिए यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है पेलाग्रा एक कमी से होने वाला रोग है। यानी पेलाग्रा एक तरह का रोग है जो एक तरह से किसी कमी के कारण हो जाता है शरीर में पोषक तत्वों की, जो सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पेलाग्रा में आप लोग दोस्तों, मैं कई बार आपसे पढ़ाया, आपको यहाँ पर मैं बताया था, पेलाग्रा को 3DS भी बोलते हैं। 3DS, यहाँ पर 3DS जो है इनका मतलब क्या है दोस्तों, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डायमेंशिया। तो इन दोनों तरह का, यहाँ डर्मेटाइटिस का मतलब होता है चमड़ी का रोग, डायरिया का मतलब दस्त, और एक और जो होता है आपको डायमेंशिया, तो वह दोस्तों एक तरह का पाचन से संबंधित रोग है। तो ये सब इसमें रोग हो जाते हैं पेलाग्रा में, जो किसकी कमी के कारण होते हैं, तो यहाँ पर नियासिन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यही हो जाएगा। तो एक मतलब जो विटामिन B3 होता है उसके तहत, और विटामिन D3 के तहत होता है जो नियासिन या विटामिन 3। अगर नियासिन न रहे तो विटामिन B3 दे दे, तो वही आप बता देना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ B हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर हमारा मैथ आने वाला है, 120-30 हो जाएगा। तो यहाँ देखें विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है मेरे भाई। हम लोगों ने खूब पढ़ा है, कई सारी जो है आँख से संबंधित बीमारियाँ जो आपको अमूमन जो होती हैं वो विटामिन ए की ही कमी से होते हैं, तो रतौंधी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैथ का है, हम लोगों ने 30 प्रश्न अपना ये जो होता है हमारा, क्योंकि मैथ और साइंस एक ही में करके आता है 60 प्रश्न, तो मैथ के लिए दोस्तों हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि मैथ में सारी चीज़ों को समझाना पड़ेगा, एक एक लिखना पड़ता है। तो स्क्रीन पर यहाँ पर लिखने की सुविधा हमारे पास थोड़ा नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास अभी उस तरह का संसाधन नहीं है। मात्र अभी शुरू किया हूँ, अखिलेश भैया वाला वही लैपटॉप है, उसी के सहारे आपको मैं जितना हो सकता है फीडबैक देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास संसाधनों की कमी है। आप लोग देखते होंगे मार्केट में ऐसे ऐसे लोग, करोड़पति लोग हैं, इतने करोड़ों का संसाधन लेके पढ़ा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर ऐसे ही उनको ही अगर फॉलो करोगे तो वही आगे बढ़ेंगे। आप हमको देखिए, जो कमी लगे बताइए और हमको फॉलो करें, सपोर्ट करें। तो चले हम दोस्तों अब हम देख लेते हैं इंग्लिश वाले अपने टॉपिक को। यहाँ हम लोग आ गए हैं अपने इंग्लिश वाले भाग पर। यहाँ से हम लोग सारे के सारे महत्वपूर्ण इंग्लिश के प्रश्नों को देखते हैं। एक एक प्रश्न को आप देखेंगे तो सारे प्रश्नों को हम हिंदी से हिंदी की तरह एकदम बताएंगे, आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए छप जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपको बिल्कुल हिंदी की तरह बताएंगे, एक एक वर्ड मीनिंग के साथ। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग अपने पहला प्रश्न। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, आपको एक लाइन दिया गया है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर हैज़ बिन रिटन। तो यहाँ पर आपको जो इतना बड़ा एक लाइन दिया गया है, ए थिंग्स ऑफ द ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, तो ये दोस्तों कह रहे हैं यह किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो आपकी है तो किसके द्वारा लिखा गया है, ये तो विलियम यहाँ पर ये जॉन कीन्स के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा, जॉन कीन्स ने ये लाइन लिखी है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, ये बी वाला। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 62 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच।
तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा हिंदी में, अलंकार इसे कहते हैं। ये क्या है दोस्तों, इसे हम लोग हिंदी में ही अलंकार कहते हैं ना, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब तमाम पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी कई तरह का अलंकार होते हैं। फॉलोइंग सेंटेंस, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच। फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर जो नीचे हमें सेंटेंस दिया गया है इसका हमें अलंकार पता करना होगा, कौन सा आखिर यहाँ पर अलंकार है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, हियर इज़ द स्मेल, तो स्मेल का मतलब यहाँ पर जैसे हो गया दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पर ये गंध हो जाएगा, सुगंध हो जाएगा। तो हियर्स द स्मेल ऑफ द ब्लड्स स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया। तो कहीं पर दोस्तों मान लीजिए खून खराबा हुआ है, तो वही बात कहा जा रहा है, यहाँ का खून में जो गंध आया है वो पूरे अरब के परफ्यूम मिलकर उसको नहीं हटा सकते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यानी कोई बात जब बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से कह दी जाती है, जैसे खून की नदियाँ बह गई, खुशियों की बहार आ गई, ये सब यानी जो बहुत हाई फाई तरीके से कहा जाता है, इंग्लिश में वो हाइपरबोल वाला पार्ट ऑफ स्पीच हाइपरबोल होता है। और ये पर्सनिफिकेशन क्या होता है, यानी आपका उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो सारे ऑप्शन को भी क्लियर कर दें। पर्सनिफिकेशन ये क्या होता है, जब कोई निर्जीव वस्तु सजीव के जैसा कार्य करने लगता है तो वहाँ पर्सनिफिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कभी आया हो कि किस्मत एक बार दरवाज़ा ज़रूर खटखटाती है, तो किस्मत तो एक निर्जीव सब मतलब वो तो आदमी तो है नहीं, फिर भी कैसे खटखटा ले रही है। तो यहाँ पर आपका एक हो जाएगा पर्सनिफिकेशन, जहाँ पर इस तरह के आते हैं तो पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। ऑक्सीमोरन दोस्तों क्या होता है, विरोधाभास, इसे हिंदी में विरोधाभास बोलते हैं। विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है, जहाँ विरोधाभास हो जाता है। जैसे उसने उनकी रहस्य, यह एक खुला रहस्य है, एक तरफ रहस्य भी है एक तरफ खुला भी है, तो ये विरोधाभास है ना, तो ये ऑक्सीमोरन हो गया। ये यहाँ पर अब क्या हो गया दोस्तों, मेटाफर। मेटाफर के बारे में दोस्तों जहाँ पर तुलना की जाता है, जैसे लाइक के द्वारा या फिर एज के द्वारा, तो वहाँ पर ये हमारा मेटाफर होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। तो आगे यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ जैसे अपना सब्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ प्रश्न आ गया है आपका, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, यानी आपने ग्रामर को नहीं पढ़ा है, सिर्फ एक टेबल को आपके गुरुजी ने बता दिया, उस टेबल की मदद से आपने पूरा जो है इंग्लिश सीख लिया। जैसे आपको शॉर्टकट में गुरुजी ने पढ़ाए होगा ना, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर अंत में आपका जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऐसे आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो ये एक तरह का टेबल है, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो इसी को टेबल मेथड कहा जाता है। तो यह किसने दिया था, H.E. प्लेमर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखें यहाँ पर 64 वाले में, तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ जो प्रश्न दिया गया है, मेक द सिनोनिम्स, यानी सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। तो यहाँ आपको पर्यायवाची बताना है। तो पर्यायवाची यहाँ पर आप कैसे बताएंगे, थोड़ा सा यहाँ हमें बड़ा सतर्क होकर एक एक प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक भी प्रश्न अगर गलत हो जाता है तो वो बड़ा नुकसानदायक होता है, खास करके आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो कारकैस यहाँ पर जो लिखा है, इसका मतलब होता है पशु, जब कोई पशु मर गया हो, यानी पशुओं की मृत शरीर जो होती है वो क्रैश केयर होता है, तो केयर कैश होता है वो। तो इसको दोस्तों इसका मतलब इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका पर्यायवाची दोस्तों ये हो जाएगा, ये कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब ये भी एक तरह का लाश होती है। तो यहाँ पर एक निर्जीव बॉडी जो लाश मतलब सजीव बॉडी जो मर गई है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये कॉर्पस। तो यहाँ फेडरेशन का मतलब स्वतंत्रता, बल का मतलब भारी, क्वालिटी मतलब गुड़, ये तो होगा नहीं, यही हो जाएगा डी। आगे यहाँ अगर हम लोग 65 वाले को देखें, तो आपसे कहा जा रहा है चूज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, व्हाट इज़ द रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, रट्टा मारकर सीखने वाला। तो रोट लर्निंग का मतलब यहाँ क्या है, रट्टा मारकर। जैसे हम लोग कोई चीज़ उसको समझें न, सिर्फ रट्टा मार ले, उसको नियम के न समझें, उसका जो भी फॉलो होता है वो जो उसमें ग्रामर या नियम या रूल्स या सिद्धांत बताए जाते हैं उसको न पढ़ें, सिर्फ उसे रट्टा मार के हम याद कर लेते हैं, तो उसे रोट लर्निंग कहा जाता है। तो यहाँ पर रोट लर्निंग क्या है, मैकेनिकल और हैबिचुअल लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टी, यानी बिना उसके गुण को समझे हमारी जो एक आदत हो जाती है रटने की, तो वही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ होगा। आगे यहाँ पर दोस्तों दिया है किंग लेयर। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों,
किंग लेयर, इसे लेयर पढ़ा जाता है, किंग लेयर किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों किंग लेयर जो होता है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसमें दोस्तों एक ट्रेजेडी है, मतलब इसमें जैसे इसमें विश्वासघात, प्रेम और त्रादसी, ये सब चीज़ें इसमें दिया गया है। आप लोग एक बार नेट से पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी स्टोरी है, हिंदी वर्जन निकाल के। तो यहाँ आपको 67 वाले में जो पूछा गया है, तो इसमें चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग है इसे आपको दिया गया है। रिसीव की स्पेलिंग आपको दिया गया है और कई तरह से उसे उल्टा पुल्टा करके दिया है, बताना है। जब मैं पहली बार, हम लोग इतना ज़्यादा रिसीव को पढ़े हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमारे सामने आता है। तो रिसीव को आप ऐसे समझ लेना, रेस लिखा है फिर यू लिखा है, तो यानी RECE फिर आइव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला यही रिसीव सही है, बाकी सब यहाँ पर गड़बड़ हैं आपके। तो देखिए यहाँ पर हम पहले ही लिख दिए थे, यहाँ पर तो लिखा गया था। तो इसका मीनिंग चूज़ द ऑप्शंस दैट नियरली सेम मीनिंग आप प्लेंटी। तो प्लेंटी आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, आपको एक तरह से इसको सिनोनिम्स यानी इसका पर्यायवाची टाइप का चुनना है जो इससे समान अर्थ रखते हैं। तो प्लेंटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लेंटी का मतलब होता है इसका कह सकते हैं जो भारी होता है, अत्यधिक मात्रा में। प्लेंटी का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्केयर्स जो लिखा है इसका मतलब दशहत होता है, दशहत फैलाना या डर फैलाना। ये बोनस का मतलब अतिरिक्त लाभ जो होता है, ये इसको बोनस कहते हैं। और गिफ्ट मतलब उपहार। तो स्वाभाविक सी बात है, प्लेंटी यानी अत्यधिक मात्रा का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? लॉट। लॉट का मतलब अधिक होता है। समझ गए हम? 59 वाले को अगर हम लोग देखें तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चुनना है। तो जैसे यहाँ पर दिया है ना, प्राइम मिनिस्टर वाज एक्विटेड। एक्विटेड मतलब बरी हो जाना, उनके ऊपर जो चार्ज लगा था वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर वाज एक्विटेड, यहाँ पर आपको भरना है क्या आएगा। फिर दिया है द चार्ज लेवेल्स्ड अगेंस्ट हिम, यानी उनके ऊपर जो चार्ज था वो उससे बरी हो गए प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर उनके साथ क्या लगेगा, इनके साथ क्या आता है, ये आपको यहाँ पर ये बताना है। तो आप देखेंगे जहाँ पर भी ये ऐसा आता है तो यानी वो दोषमुक्त हो गए, तो उनके साथ यहाँ पर ऑफ आएगा, ऑफ द चार्ज, यानी चार्ज से बरी हो गए, तो ए वाला यही आ जाएगा आपका। यहाँ देखें हम लोग अगर 70 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाइड द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर अंडरलाइन करके जो पार्ट ऑफ स्पीच दिया है इसे आपको जो है यहाँ पर आइडेंटिफाइड करना है। तो देखें यहाँ पर द वर्गलर डिसअपीयर्ड विथ कैश। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बारे में यहाँ पर हमें बताना है। तो रेखांकित शब्द जो हमारा है डिसअपीयर्ड, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक, यानी इसमें कर्म नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ गए। तो इंट्रांजिटिव यानी जिसका हिंदी में होता है अकर्मक होता है, तो अकर्मक हम समझ गए क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें। आगे हम लोग 71 वाले को देखें, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, द पैसेंजर्स एलाइटेड, यहाँ पर फिर दिया है बस। तो यहाँ पर आप अगर एक एक मीनिंग आप अगर समझते होंगे तो बड़े आसानी से कर लेते होंगे। एलाइटेड का मतलब होता है दोस्तों उतर जाना, तो यहाँ पर या नीचे आना। तो यहाँ पर आपको एलाइटेड बस है, तो बस से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर जो यहाँ पर यूज होगा तो इसमें क्या होता है कि इसके स्थान पर फ्रॉम आएगा, बस से उतर गए ना, तो फ्रॉम द बस, तो ए वाला आ जाएगा। तो ये सब नहीं होगा। आगे चले हम लोग देखते हैं 72 में। तो 72 में हमसे जो पूछा जाए पॉइंट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच, फिर फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार से संबंधित आ गया। फॉलोइंग द सेंटेंस, तो ये जो सेंटेंस है एंड हैविंग नॉथिंग ही हैथ, क्या कह रहे हैं, एंड हैविंग नॉथिंग ही हैथ ऑल। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको फिगर ऑफ स्पीच दिया है इसको आपको उसके प्रकार को बताना है, यानी ये कौन सा फिगर स्पीच है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या करें, है एंड हैविंग नॉथिंग ही हाल। तो यहाँ पर जो दिया है पंक्ति में इसमें जो लिखा गया है आपको, तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर विरोधाभास वाला आ जाएगा ना। तो क्योंकि दोस्तों इसमें आप देखेंगे विरोधी गुणों को प्रदर्शित कर रहा है। पंक्ति के अनुसार आप देख रहे हैं उसके पास कुछ न होते हो भी सब कुछ है, इसका मतलब यही है उसके पास कुछ न होते हो भी सब कुछ है।
तो यहाँ पर ये नहीं विरोधाभास वाला आ गया। जैसे वहाँ पर मैं बताया था ना कि यह एक खुला रहस्य है, यानी रहस्य है तो खुला कैसे, तो उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ कैसे है, तो ये हो गया। तो बाकी यहाँ ये उपमा हो जाता है जिसमें एक तुलना किया जाता है। तो बाकी सब चीज़ें मैं आपको समझा दिया हूँ। 73 वाले में अगर हम लोग देखें यहाँ, तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द फ्रेज, यहाँ पर लिखा है क्रेम ऑफ द क्रॉप, तो यहाँ पर इसका आपको मीन बताना है, आखिर इसका मीनिंग क्या होता है, इसके तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है इसमें क्रेम ऑफ द क्रॉप का यहाँ का मतलब होता है दोस्तों सबसे अच्छा यानी सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बेहतरीन। तो सबसे बेहतरीन का इसका दूसरा यहाँ पर अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, तो यहाँ वर्स्ट मतलब बेकार नहीं, ये तो बेकार नहीं है, सबसे बढ़िया मैटर है। तो यहाँ पर यही बेस्ट ऑफ द ग्रुप हो जाएगा, यानी समूह में सबसे अच्छा। यहाँ देखें 74 में आपसे जो पूछा जा रहा है वर्ड पेयर्स डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट आर कॉल्ड, तो यहाँ पर जो वर्ड पेयर आपको दिया गया है कौन सा है, डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट, इनकी ध्वनि उच्चारण लगभग एक ही तरह का है। तो इसको क्या कहा है, जब दो शब्द आपको दे दिए जाएं, उनकी मीनिंग थोड़ा सा अलग अलग हो लेकिन उच्चारण एक ही तरह का होता है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको दोस्तों हम लोग होमोफोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखे रहेंगे इसे। और एंटोनिम्स तो कहेंगे नहीं, सिनोनिम्स तो कहेंगे नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है होमोफोन कहेंगे क्योंकि ध्वनि एक ही तरह है। आगे देखें आइडेंटिफाइड द जेंडर ऑफ द, आपको यहाँ पर एक शब्द दिया है सीजारिना, तो यहाँ पर जो ये शब्द है आपको इसका आपको मतलब जेंडर बताना है। तो दोस्तों इसका ये कौन सा है, ये फीमेल जेंडर होगा, तो फेमिनाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। तो आपको अगर इसे पुलिंग वाला अगर आप लोग देखेंगे, अगर ये मस्कुलिन अगर जेंडर देखेंगे तो इसका सीजार हो जाता है, केवल इतना सी, आपको सीजार, तो इतना हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर सीजारीना दिया है तो ये फीमेल हो जाएगा, तो याद रखे रहेंगे इसे हम लोग। प्रश्न संख्या अगर हम लोग 76 वाले को देखें तो इसमें आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस बड़ी अच्छी बुक है यहाँ पर। तो अगर आप पढ़ेंगे तो एक नाटक है, तो हु प्लेज द पार्ट ऑफ द फूल, फूल का मतलब मूर्ख होता है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो नाटक है तो इसमें प्ले यानी मूर्ख का रोल कौन निभाया है, तो मूर्ख का रोल दोस्तों वही निभाया है, लासलॉट गैबो नाम है उसका। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा बी। आगे यहाँ पर हम लोग 77 वाले का अगर देखें तो आपको यहाँ पर टिक द करेंट ऑप्शन ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस, तो यहाँ पर सही आपको कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए आपको ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड, तो यहाँ पर क्या दिया है साथियों, द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड, प्राइम मिनिस्टर हेल्ड, यहाँ पर फिर दिया है आपको ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एट एयरपोर्ट। तो यहाँ पर ये तो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो कॉन्फ्रेंस यही होगा। यहाँ पर देखें ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द एयरपोर्ट, तो यहाँ पर ये वाला सही है, यस। एयरपोर्ट के पहले यहाँ पर द लगेगा क्योंकि यहाँ द नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द एयरपोर्ट, तो यहाँ ए नहीं लगा है तो ए भी ज़रूरी है लगना, तो ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी सही है। आगे ज़रा हम लोग यहाँ पर देखें, एक पैसेज पर आधारित आपको प्रश्न दिया गया है 77-78, तो आपको यहाँ पर 78 और 79 आपको पैसेज के आधार पर आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो चले मान लीजिए हमने पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम चलते हैं आपको उत्तर देने, इसका क्या होगा देखें। तो देखिए 78 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर करें हु और द केयरलेस्ट नोन इनहेबिटेंस। इनहेबिटेंस मतलब दोस्तों जो बहुत दिन से जो जहाँ पर रहता है तो उनको इनहेबिटेंस कहा जाता है, यानी अंटार्कटिका के मतलब अंटार्कटिका पर दोस्तों बहुत पहले से जो रह रहे हैं, तो वहाँ पर वो कौन सा है, तो दोस्तों वो डायनासोर है। तो ये मैं अपनी कल्पनाओं के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, जो पैसेज में दिया है वहीं से बता रहा हूँ। यहाँ आप देखोगे अगर तो यहाँ पर देखो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डायनासोर्स अंटार्कटिका वाज मोर टेम्परेट एंड हाउस्ड डायनासोर एंड मेनी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो आपको डायनासोर मिल जाएगा। यहाँ देखें 79 में अगर हम लोग देखें यहाँ तो आपको यहाँ पहले डायरेक्शन दिया है, चूज़ द वर्ड्स इन विच वन लेटर इज साइलेंट। तो आपको उस चारों में से एक शब्द को पकड़ना है जो एक साइलेंट है। तो यहाँ पर बॉर्डर में साइलेंट कोई नहीं है, थंडर मतलब यहाँ गर्जन जो होता है इसमें भी कोई साइलेंट नहीं है,
लेडर जो होता है दोस्तों, इसमें भी कोई साइलेंट नहीं है। जो यहाँ पर प्लम्बर होता है इसमें बी साइलेंट होता है, तो इसको प्लम्बर ऐसे करके पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बी साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। यहाँ पर इंग्लिश वाला हमारा टॉपिक कहाँ गया? तो दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग अगर 80 वाले को देखें तो इसमें पहले आपको यहाँ डायरेक्शन दिया है। तो डायरेक्शन रूप में आपसे बता रहे हैं आपको करना क्या है, चूज द सेंटेंस विच इज पंक्चुएटेड। तो आपको उसे आपको चुनना है। पंक्चुएटेड का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है पूर्ण जो विराम वाले चिन्ह होते हैं उनको, यानी विराम वाले चिन्हों को दोस्तों आपको सही करना है। जो जिसमें विराम चिन्ह सही प्रयोग हुआ है उसे आपको पकड़ना है। तो देखिए यहाँ पर मोहन आस्क्ड, तो यहाँ पर आपको डबल इन्वर्टेड कामा आ गया। डबल इन्वर्टेड कामा के पहले आपको यहाँ ये कॉमा आना चाहिए, तो कामा यहाँ नहीं दिया तो इसलिए यह गलत हो गया। और डबल इन्वर्टेड कामा ये प्रश्नवाचक चिन्ह के बाहर रहना चाहिए, अंदर नहीं। तो यहाँ पर कामा तो है यहाँ पर, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं दिया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये गलत हो गया। मोहन आस्क्ड, यहाँ कामा है, वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। और जबकि यहाँ पर दोस्तों कामा फिर नहीं लगा तो इसलिए गलत हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी आपको यहाँ पंक्चुएशन का आपको यहाँ पर मैटर दिया था, तो इसे आपको करना है। तो 81 वाले में आप लोग देखें, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, डायरेक्शन दिए हैं। आइडेंटिफाइड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेंस एनी एरर। आपको यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है इसमें कौन सा एरर है, कहाँ पर कमी है उसे बताना है। देखिए ज़रा, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट। यहाँ पर नाइदर का मतलब होता है ना तो, नॉर का मतलब होता है ना ही, ना तो टीचर ना ही स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल है, आप देख सकते हैं यस लगा है। वाज प्रेजेंट इन द हॉल ऑन द टाइम। तो दोस्तों जब स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल हो गया तो यहाँ वाज की जगह यहाँ पर वेयर प्रेजेंट होना चाहिए था। तो यहाँ पर वेयर प्रेजेंट होना चाहिए था, तो इसमें एरर क्या हुआ, तो एरर यहाँ पर ये है, ये वाज प्रेजेंट, यानी गलती ये है, वाज की जगह यहाँ वेयर रहना चाहिए था। तो समझ गए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर जो एरर था सेंटेंस में उस पर आधारित प्रश्न था। 82 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ डायरेक्शन के रूप में आपको दिया गया है, चूज द सेंटेंस इन विच आर्टिकल्स हैज़ बीन यूज्ड इनकरेक्टली। आर्टिकल्स यहाँ पर दिया है, आर्टिकल्स हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, जैसे आर्टिकल्स में इज़ एंड द इस सब का प्रयोग होता है ना, तो इसके बारे में तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है आर्टिकल्स में ए, खास करके ए और एन का प्रयोग। तो दोस्तों वैसे तो हम लोग को पढ़ाया गया है ए वहाँ पर लगता है जो वोवेल्स होते हैं वोवेल से शुरू होते हैं, और एन वहाँ लगता है जो मतलब तो दोस्तों यहाँ याद रखना, ए से जो भी आप हिंदी के ध्वनि के अनुसार इनको करेंगे, जो सेंटेंस आप जहाँ वो। और दोस्तों यहाँ पर ये आर्टिकल्स यूज करते समय एक चीज़ याद रखे रहना, आपका कभी गलती नहीं होगा। आप जहाँ भी इनको लगाना हो आप देख लेना, जिस वर्ड के पहले लगा रहे हो इज़ या एन को, वो उसको उच्चारण करने पर वो
हिंदी वाले जो स्वर होते हैं अगर उससे शुरू हो रहा है तो भले से ही अपने आप में वो वोवेल्स हैं, लेकिन वहाँ पर एन लगा देना। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ याद रखना, आपका कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो ए या एन का प्रयोग करते समय तो आपको जिस शब्द के पहले लगाना है उस शब्द का उच्चारण करना। अगर वो हिंदी वाले स्वर के अनुसार हो रहा है तो भले ही अपने आप में ए ई आई ओ से शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन वो हिंदी के वो व्यंजन की तरह उच्चारण हो रहा है, तो वहाँ पर आप ए लगा देना और बाकी वहाँ ये लगा देना। अभी क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए कह रहे हैं ही इज़ एन ऑनरेबल पर्सन। तो यहाँ पर दोस्तों ऑनरेबल, तो यहाँ पर ये वाला तो आपका ही इज़ एन ऑनरेबल पर्सन। तो थोड़ा यहाँ ध्यान से देखेंगे। यहाँ कह रहे हैं दोस्तों ही इज़ एन ऑनरेबल पर्सन। देखिए ये एच से शुरू हो रहा है लेकिन एच साइलेंट होता है, तो यहाँ हम लोग इसको उच्चारित करने पर कैसा ध्वनि निकल रही है, ऑनरेबल, ओ से निकल रहा है। तो यहाँ एच होते हुए भी यहाँ पर ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। आप सोच रहे होगे सर ये तो यहाँ पर ये व्यंजन है एच, तो यहाँ पर ये एन क्यों लग रहा है। तो मेरे भाई आपको एच से नहीं लेना है, आपको ओ से लेना है, क्योंकि एच साइलेंट रहता है। तो वही मैं यहाँ पर आपको समझा रहा था। यहाँ देखिए इसका मतलब ये तो अपनी जगह पे सही है, ये सही है, लेकिन हमें गलत बताना है जो इनकरेक्ट हो। सी गिव मी एन यूनिक आइडिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, अगर यूनिक को यहाँ पर यूनिक होता है, यूनिक यह ऐसे लिखा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर ए आएगा, एन नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों इसका उच्चारण जो होता है ना वो व्यंजन जैसा है। तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा, तो यही आपका गलत हुआ और उत्तर आपका यही माना जाएगा। तो इसे क्यों माना जाएगा, क्योंकि यहाँ ए होना चाहिए था, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय ये यू जैसा आ रहा है यहाँ पर। तो आई सा ए ब्लैक हॉर्स और द रामायणा इज़ एन एपिक। तो यहाँ पर ये सब सही थे अपनी जगह पर, सी वाला के बी वाला केवल गड़बड़ था। आगे हम लोग अगर 83 वाले को देखें तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पहले डायरेक्शन देकर, चूज़ द करेक्ट इंट्रोगेटिव, चूज़ द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। जो नीचे सेंटेंस दिया है इसका आपको इंट्रोगेटिव फॉर्म आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखें क्या लिया है, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये आपको सिंस यहाँ पर दे दिया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड आपको टेंस दे दिया है। तो यहाँ आप कैसे करेंगे, तो यहाँ आप तो हैज़ से शुरू करेंगे इस मैटर को, यहाँ पर इसे यहाँ पर हैज़ से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, डज तो आएगा नहीं क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। डिड तो आएगा नहीं, यहाँ पर आप इसे एलिमिनेट कर दें। तो और यहाँ पर आपका ये हैज़ बी हीन हो जाएगा, क्योंकि बीन जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। ये आपने देख लिया, क्लियर हो गया आपका यहाँ पर। तो चले हम लोग आगे देखें यहाँ पर आपका 84 वाले में। तो इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है डायरेक्शन रूप में देकर कि चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। जो ग्रामर के रूप से जो सही सेंटेंस है उसे चुनना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखना, न्यूज़ जो होता है देखने में तो आपको लगेगा यस लगा है तो प्लूरल है, लेकिन न्यूज़ दोस्तों ये सिंगुलर होता है, यानी एक वचन होता है। तो इसे याद रखे रहेंगे। तो न्यूज़ के साथ न्यूज़ सिंगुलर माना जाता है, यानी आर की जगह यहाँ इज़ लगेगा, वेयर की जगह वाज लगेगा यहाँ। तो कुछ लोग कन्फ्यूजन में गलती कर देते हैं, तो यहाँ आर लग गया पहले ही गड़बड़ हो गया, न्यूज़ वेयर लग गया पहले ही गड़बड़ हो गया। तो यहाँ क्या लिखा है, द न्यूज़ हैव बीन इम्पॉर्टेंट टूडे। तो यहाँ पर हैज़ लगना चाहिए था, तो ये भी गड़बड़ है। तो यहाँ सही यही है, न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। तो जो ये जानता होगा न्यूज़ सिंगुलर है तो वो तुरंत पकड़ लेगा, कोई दम नहीं है इसमें।
आगे अगर हम लोग देखें यहाँ डायरेक्शन के रूप में जो आपको दिया है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया है उसे आपको पैसिव वॉइस आपको बताना है। द पीपुल स्पीक्स इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो यहाँ पर आपको जो इसे पैसिव फॉर्म में बताना है। तो एक्टिव और पैसिव का मतलब होता है यहाँ पर उसे दूसरे फॉर्म में बदलना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इंग्लिश स्पोक बाई पीपुल ऑल ओवर वर्ल्ड्स। तो यहाँ पर ये इसमें कुछ गड़बड़ी है, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि पहले इंग्लिश स्पोक बाई पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड्स, ये तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग तो स्पोकन जो रहेगा, स्पोक तो आएगा नहीं, ये तो गड़बड़ है, स्पोकन रहेगा। स्पोकन यहाँ 3 जगह है। तो इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड्स, तो यही वाला आपका सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 85 का जो यही बी सही होना चाहिए आपका। तो 85 का आपका यही वाला बी सही हो जाएगा क्योंकि स्पोकन यही है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर हम लोग यहाँ 86 वाले को देखें अगर, तो आपको डायरेक्शन के रूप में जो दिया है, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो जो नीचे यहाँ पर सेंटेंस दिया है उसे आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है। डायरेक्ट मतलब कोई बात जो सीधे कह दी जाए, इनडायरेक्ट मतलब उसे थोड़ा सा घुमा कर कहा जाए। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या क्या बताना है, द टीचर सेड टू द बॉयज़, यानी टीचर ने बच्चों से कहा। तो डू नॉट मेक ए नॉइस, तो आपको जो है शोर नहीं करना है। तो इस बारे में वहाँ इन्होंने बताया है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ क्या कहे, यहाँ एक आदेश वाला वाक्य है, यानी टीचर एक तरह का आदेश दे रहा है। तो यहाँ सेट टू के भाव को जगह यहाँ पर ऑर्डर यूज होता है, आपको पढ़ाया होगा टीचर ने। तो टीचर ऑर्डर्ड, यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि सेट टू है, टोल्ड है, ये नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ नॉट टू मेक नॉइस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यही वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला वाला ही आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर पहला वाला ही। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ नॉट टू मेक नॉइस। तो यहाँ पर आपको दैट तो नहीं लगेगा ना, इसमें केवल ये हो जाएगा आपका इसमें। तो फिर फॉर्म में वही रहेगा, यस, यही ए वाला ही आपका हो जाएगा। तो आप समझ गए यहाँ पर आपका 86 का कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो चले हम लोग आगे देखते हैं अपना। ये 87 में आपसे जो पूछा जा रहा है इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। डायरेक्शन के रूप में पहले क्या दिया है, चूज़ द सेंटेंसेस इन विच आर्टिकल्स हैज़ बीन यूज्ड इनकरेक्टली। फिर वही आर्टिकल्स आ जाएगा, इसमें आपको एन या ए वाला प्रयोग आपको देखने को मिल सकता है, द का प्रयोग देखने को मिल सकता है। तो जिसमें गलत प्रयोग हुआ है उसे पकड़ना है। तो ही इज़ ए मेंबर ऑफ द कमिटी, ही इज़ ए मेंबर ऑफ द कमिटी। तो ए है दोस्तों, मेंबर म से आया है, तो इसका मतलब सही प्रयोग हुआ है ये। शी इज़ एन एक्सीलेंस सिंगर, एक्सीलेंस मतलब ये दोस्तों, ये यहाँ पर स्वर जैसा इसकी आवाज़ आ रही है तो एन का प्रयोग होगा, बिल्कुल होगा। आई हैव ए हेडेश, आई हैव ए हेडेश टुडे। तो यहाँ पर तो ए भी सही है, यहाँ पर ए प्रयोग हुआ है, एच है। और लेकिन दोस्तों हेयर जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इसको एयर यानी एयर हवा वाले की तरह इसको उच्चारित किया जाता है। आप लोग जानेंगे होते, पढ़े होंगे अगर तो समझ जाते होंगे। तो इसे एयर बोला जाता है। तो यानी यहाँ जब ये इसका जो है उच्चारण फॉर्म जो है ये स्वर की तरह आ रहा है, हिंदी के स्वर की तरह, तो इसका मतलब यहाँ एन लगेगा। तो समझ गए आप, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा। तो क्यों वही चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आपको अगर भले से ही आपको ए ई आई ओ यू है शुरू हो रहा है, टीचर ने आपको शुरू कर बता दिया होगा कि जो ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं उनके पहले एन लगता है, लेकिन भले से वह शुरू हो रहे हैं लेकिन उनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन जैसा हो रहा है, तो आप वहाँ पर एन की जगह ए लगाओगे। तो ये चीज़ याद रखना आप। आगे देखें अगर हम लोग 88 में, तो 88 में आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ थोड़ा सा, तो यहाँ आपको डायरेक्शन में पहले क्या दिया है, डायरेक्शन चूज़ द करेक्ट क्वेश्चंस। यहाँ पर चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है दोस्तों, हम अपनी कुछ बातें कहें कि लास्ट में जो प्रश्न छोड़ देते हैं उसी को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। जैसे वह जा रहा था, है कि, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं वह एक बहुत अच्छा लड़का है कि नहीं। तो
आपसे हम एक कंफर्म करने के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, वह बहुत अच्छी लड़की है कि नहीं। तो यानी एक लास्ट में क्वेश्चन छोड़ देते हैं एक फीडबैक के लिए, तो वो होता है क्वेश्चन टैग। लास्ट में क्वेश्चन टैग कर देते हैं। तो चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द गिवन सेंटेंस, जो नीचे आपको सेंटेंस दिया है तो इसका एक करेक्ट क्वेश्चन टैग आपको ढूंढना है। तो शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो कह रहे हैं वह इस समस्या को सॉल्व कर सकती है। तो यहाँ पर डज नॉट सी, तो यानी है कि वह कर सकती है कि नहीं। तो यहाँ पर ये वाला दिया है, यहाँ पर कैन शी, यहाँ पर ये होगा कि ये होगा। एक सेकंड, ये तो पहले नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाला आपका हो जाएगा, ये कैन शी, तो कर सकती है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे कह रहे हैं ना, शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है कि नहीं, वह कर सकती है कि नहीं। तो यहाँ पर ये वाला देख दिया, ए वाला आपका हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर करना है। आगे देखें हम लोग अपना अगला वाला, तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन दे दिया है, चूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ पर दिया है। तो आपको यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब दिया है इसके बारे में आपको पूछना है। फ्रेजल वर्ब कंप्लीट द सेंस, तो फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। द मैनेजर आस्क्ड द क्लर्क, यानी मैनेजर ने क्लर्क से पूछा। अब आपको यहाँ पर बताना, यहाँ पर कुछ भरना है। द फॉर्म केयरफुली, तो फॉर्म को जब दोस्तों भरना होता है तो उसे फिल आउट कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 89 का, आपका यहाँ पर फिल आउट हो जाएगा। तो आगे चले हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा जो यहाँ पर अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पर 90 वाला, यानी इंग्लिश का लास्ट प्रश्न है। तो डायरेक्शन दिया है, चूज़ द सेंटेंस इन विच कंटेंट्स ए मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है दोस्तों, एक तरह की ये हेल्पिंग वर्ब होती है जो उसकी आवश्यकता, लिमिट इत्यादि को बताती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए, जिसमें कुड, शैल, विल, कैन, ये सब आता है, तो वही सब होते हैं इसमें। तो दे वेयर वाचिंग मैच, ये भी नहीं होगा। शी हैज़ रिटन द ए लेटर, ये भी नहीं होगा। ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ये नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं मस्ट, वी मस्ट फॉलो रूल्स, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा क्योंकि इसमें मस्ट का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे शब्द जहाँ होते हैं उन्हें हम लोग मॉडल वर्ब कहते हैं। तो देखा दोस्तों, हम लोगों ने इंग्लिश को बिल्कुल हिंदी की तरह पढ़ा, बिल्कुल हिंदी में जैसे आपने सीखा है। तो अगर हिंदी बहुत सरल होती है, तो अगर आप हिंदी का हेल्प लेके इंग्लिश सीखेंगे तो आप कितनी भी कठिन आपको लगती होगी तो बड़े आसानी से आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं आके अब अगली टेस्ट सीरीज 2 में। नमस्कार।